सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मून क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स से संबंधित इस क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ वक्र, जिसे हम लोग कर्व्स बोलते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कि कैसे क्या इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्र से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व कर बताएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाए। मैंने पिछली क्लास में बताया था वक्र के बारे में आपको। वक्र इसे हम लोग कर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्स। जैसे कोई भी वक्र हुआ, ये हुआ, ऐसे करके कोई बन गए, ये सारे कर्व्स इमेजेस होती हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है, जैसे ओपन वक्र और क्लोज्ड वक्र, यानी कि ओपन कर्व्स। एक जैसे एक इमेज है, ये और ये, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है? ओपन कर्व्स है या क्लोज्ड कर्व्स है, या बंद वक्र है या खुली वक्र। आपको मैंने बताया था एक लाइन कि गणित में या मैथमेटिक्स में सिंपल लाइन को भी वक्र कहा जाता है, एक सीधी लाइन को भी। तो उसी तरह से ये तीन सीधी लाइन है, तो ये कर्व्स हैं। और ये किस तरह, ये कहीं से क्लोज नहीं है। इसका बिगिनिंग पॉइंट अगर हम और आप अगर यहाँ से चलेंगे, यहाँ रुक गए, मतलब ये बिगिनिंग पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, और दोनों पॉइंट आपस में टच नहीं है या मिले हुए नहीं है। तो ये क्या है? हमारा ओपन कर्व्स है। कैसा है आपका? ओपन कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ये ऐसे करके सॉरी, इट्स नॉट ऐसे करके, इस तरह से हमने कोई एक इमेज बनाई ये। तो अब आप बताएं कि ये हमारा ओपन कर्व्स है या क्लोज्ड कर्व्स है। तो इसमें देखो, हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे ऐसे करके और घूमते हुए यहीं पर वापस आ गए, तो बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया इनका। तो ये हमारी क्या हो गई? क्लोज्ड कर्व्स हो गया, क्लोज्ड कर्व्स। आगे देखते हैं क्या है इसमें। आप इसमें देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। एक इमेज हम बना रहे हैं इसमें इस तरह से। तो आप इसमें यही बताना है कि ये ओपन कर्व्स है या क्लोज्ड कर्व्स है। ये दो चीज़ें हैं, यानी कि खुला हुआ वक्र या बंद वक्र। तो इसका आंसर आप बताइए। ये इसका बिगिनिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये क्या है? ओपन कर्व्स है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। एक इमेज और देख लो, ये हमने बनाई। वैसे तो ये ट्रायंगल है, अगर देखा जाए तो इसे क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है। ट्रायंगल हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें तीन वो होती हैं भुजाएं या आर्म्स, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो अब गणित में मैंने आपको बताया था कि एक सीधी लाइन भी कर्व्स कहलाती है मैथमेटिक्स में। तो आप देख लो यहाँ पे तीन लाइन है। अब ये क्या है? मान लो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए, इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और वापस घूम के यहाँ से होते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से मिल गया है, तो ये होगा क्लोज्ड कर्व्स हो गया। क्या होगा? ये क्लोज्ड कर्व्स हो गया हमारा। सॉरी, वेरी कर्सर, क्लोज्ड कर्व हो गया। ये एक इमेज और है, वही बता देते हैं आपको। इस तरह से क्या है? क्लोज्ड है या ओपन है। तो आप सिंपल दिख रहा है, कहीं से भी आप चलिए, यहाँ से आप ऐसे चलेंगे, ऐसे जाएंगे, बंदी हो जाएगा यहाँ पे, बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड कर्व। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि कोई भी बहुभुज आपको मैंने बताया था, जिसे हम लोग पॉलीगन्स बोलते हैं, POLYGONS, पॉलीगन।
बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का मंतर क्या हुआ, इंटीरियर, जो अंदर का पार्ट है इंटीरियर, ठीक है, को छायांकित, छायांकित का मतलब क्या है, शेड, शेड कीजिए। मतलब इनका क्वेश्चन के अनुसार क्या है, कोई भी बहुभुज खींचिए जो आपके दिमाग में आए। बहुभुज क्या है, पॉलीगन्स, जिसमें एक से अधिक भुजाएं हों वो बहुभुज कहलाता है, ठीक है। खींचिए और उससे अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो मान लीजिए हमने कोई बहुभुज बनाया, मुझे ये दिमाग में आ रहा, मैं इसको बनाता हूँ, ये हो गया। इसमें कितनी आर्म्स हैं, इसमें आर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 आर्म्स हो गई। तो वर्टेक्स कितने हैं आप इसमें, आप देख सकते हैं वर्टेक्स 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 तो इसमें भुजा हैं, अच्छे से समझ लो, 6 भुजा हैं और 6 इसमें वर्टेक्स हैं, जिसे हिंदी में बोलेंगे शीर्ष। ये समझ में आया होगा। अब ये बोल रहा है इसके इंटीरियर पार्ट में, तो अब इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, आप देख सकते हैं इंटीरियर पार्ट इसमें होगा जो अंदर का है। तो अंदर का हिस्सा कौन सा है, ये है, ये सारा अंदर का पार्ट है। तो ये सारा हमारा हो गया इंटीरियर पार्ट, और यही हमें बताना था। अगर कोई चीज़ ये एक्सटीरियर पार्ट, यहाँ पर कोई चीज़ बोला जाता है एक्सटीरियर पार्ट, तो ये सारा बाहर का जो हिस्सा है ये सारा एक्सटीरियर होता। ये हो गया इंटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर। और ऑन द क्या होता, इस पे जो क्या बोलते हैं, ये इसकी पर्दी, हिंदी में पर्दी बोलते हैं, और जो बाहर बाहर बिल्कुल जो पर्दी पर हो उसको, ये जो होता ये क्या होता, पर्दी पर, पर्दी पर या उसकी पैरजी पर, ठीक है। हमारे सामने ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, ये एक इमेज है, स्टार फॉर्म में ये इमेज है, और इसमें हमें बताना है कि क्या यह एक वक्र है, वक्र यानी कि कर्व्स है, कर्व्स। तो हमें ये बताना है क्या है, कर्व्स है। तो आपका उत्तर क्या है इसमें बताएं। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप कहीं से भी इसमें स्टार्ट कीजिए। देखिए इसमें क्या है, वैसे तो ये पॉलीगन है, लेकिन मैथमेटिक्स में एक सिंगल लाइन भी कर्व्स कहलाती है, ज़रूरी नहीं वो ऐसा हो तभी कर्व हो। तो इसमें कई सारी लाइंस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लाइंस हैं, तो जिनके से ये क्या बना है, ये शेप स्टार लाइक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कर्व है, तो ये पहला तो आंसर है, ये कर्व्स है। इसके बाद हमें ये बताना क्या है, अगर कर्व है ये बंद है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू कर दें इस पर। मान लो आप यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, मतलब बिना पेन उठाए आप एंड पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो गए इसके, तो इस वजह से क्या होगा, ये क्लोज्ड भी है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि जैसे ये 3 सेंटेंस लिखे, ये सेंटेंस लिखा हुआ, एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं हो, मतलब क्या हो, बहुभुज ना हो, बहुभुज को यानी कि पॉलीगन्स ना हो, तो और बंद हो, क्या हो, बंद का मतलब क्या है, क्लोज्ड हो, और क्या हो, कर्व हो। तो ऐसा हमें क्लोज्ड कर्व बनाना है जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज क्या होता है, जैसे ऐसी इमेज जो जिसमें कई सारी भुजाएं हों, तो वो हो गया बहुभुज, ठीक है। तो अब हमें बताना इसके हिसाब से एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, तो बहुभुज क्या होगा, बहुभुज ना, इस तरह के अगर हम शेप बनाएंगे तो ये सारे बहुभुज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा भुजाएं हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से जो शेप बनाएंगे, इस तरह से ऐसे करके कोई भी एक ऐसी शेप बना दो, ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट मान लो, और यहाँ से ये हो गया, तो ये हमारा क्लोज्ड भी है और कर्व भी है, तो आंसर ये हमारा हो जाएगा इसमें। अगला है, इसी में आप देख सकते हैं, केवल रेखाखंड से बनी वक्र, ऐसी वक्र बनाओ जो रेखाखंड से बनी हो और ये ओपन हो। यहाँ पे एक चीज़ और है, ओपन रेखाखंड से बनी हो, तो कोई भी सीधी सीधी 2-3 रेखाएं खींच दो, ये लो और इस तरह से बना दी, तो ये रेखाखंड से बनी हुई है। यहाँ से यहाँ ये एक रेखा, यहाँ से यहाँ ये दूसरी रेखा, इस 1 2 3 और ये 4, इस तरह से रेखाखंड बनी है, तो ये खुली हुई है, तो ये ओपन हो गई इमेज।
इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला है इसी में दो भुजाओं वाला बहुभुज। दो भुजाओं वाला बहुभुज, तो दो भुजाओं वाला बहुभुज कैसे हो जाएगा? जब उसमें गिनती ही है एक भुजा दो भुजा, दो भुजाओं वाला बहुभुज होगा कैसे? नहीं होगा। और ये इमेज क्लोज्ड भी नहीं होगी। इसमें क्या, ये क्लोज्ड भी नहीं हो सकती क्योंकि ये ओपन है, तो ये बहुभुज पॉसिबल नहीं है। इस तरह से उम्मीद है ये तीन क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा कोण। क्या है टॉपिक? कोण। कोण आपने देखा होगा, कई सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। एंगल्स, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? एंगल्स, और हिंदी में बोलते हैं कोण। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी इमेज बनती हैं जिनमें इस तरह की शेप आ जाती है, जैसे ये और ये शेप आ गई। तो अब ये जो पॉइंट है और ये शेप है, ये आ गई। अब इसमें ये आगे चली गई, ये आगे चली गई, और इसे मान लिया O और इसे मान लिया P, और यहाँ पर हो गया Q। इस तरह से हो गया। इसमें क्या है कि ये जो इमेज है ये और ये जो चीज़ आएगी, तो ये और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारा कोण हो जाएगा। इसे क्या कहना है? केड़ हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई ऐसे करके इधर यहाँ में P है, यहाँ हमारी Q है, और ये यहाँ पर O पॉइंट है, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कोण। क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा। किसी भी तरह की शेप हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा O हो गया, ये किरण आगे गई, ये किरण आगे गई, इधर हमारा यहाँ पे मान लो P हो गया, इधर हमारा Q हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा कोण। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसमें हम लोग डिनोशन कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज, इस इमेज में सभी का पॉइंट क्या है? O है। ये भी O है, ये भी O है, मैंने रखा है, ये भी O रखा। तो इसे बोलेंगे, इस कोण को दिखाने के लिए एक तो तरीका ये एंगल O लिख दो। इस तरह से एक से बना के इसके आगे लिख दोगे तो ये हो जाएगा एंगल O, कोण O। और अगर अच्छे से थोड़ा सा दिखाना है तो आप यहाँ से लो POQ, और आगे लगाएंगे इस तरह की लाइन, तो POQ, ये हो गया POQ। जो अच्छा मिडिल में होगा वही कोण कहलाएगा। शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ब्रीफ में लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है, एंगल O है और एंगल POQ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में एंगल में हम क्या बताएंगे? मान लो ये हमारे पास सेव है, सेव इस तरह की एक हमारे पास इमेज है। अब इसमें आप इसे एंगल O और इसे क्या बोलेंगे? P, और इसे बोलेंगे Q। ये सेव। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और बता दें कि किस चीज़ का क्या रोल है। तो इसमें इसे जो बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? इस पूरे को इसे बोलेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, इस एंगल का शीर्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्ष। अच्छा, और ये जो है ये और ये हो जाएंगे आर्म्स इस एंगल की, जिसे हिंदी में बोल देंगे भुजाएं। ठीक है, आर्म्स हो जाएंगी और ये हो जाएंगे भुजाएं। यहाँ हम आपको एक इमेज और बनाते हैं, उसे आप देखिए। ये रही एक रे, जो इसे B, इस पॉइंट को हम P बोले, और इस पॉइंट को हम बोले A, और इस पॉइंट को हम बोले C। इस तरह से है। ठीक है, अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, देखिए, क्योंकि इसमें आप एंगल P को क्या बोलेंगे? एंगल P क्या होगा? आप कन्फ्यूजन, क्योंकि वहाँ तो एक ही था। तो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल, जैसे ये A, ये B और ये O है, तो हमने ये बताया था कि ये जो है एंगल O है। अब इसमें एंगल P क्या बनेगा? एंगल P ये पूरा बनेगा, एंगल P इसे बोलेंगे। बट ये पूरा तो एंगल P होगा, लेकिन जो इतना है ये एंगल P, मतलब ये और ये एंगल P नहीं होगा, ये वैल्यू अलग होगी। मतलब एंगल P
इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इतना इतना यहाँ से यहाँ एक एंगल और इतना इतना यहाँ से यहाँ दो एंगल, मतलब जो एंगल पी है वो दो एंगल यानी कि दो कोण का समेसन है। तो आप चाहो तो अपने दिखाने के लिए इसे P1 से डिनोट कर लो और इसे P2 से डिनोट कर लो, क्योंकि ये 2 पॉइंट है तो उसको दो तो कोण मान लिया, तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा एंगल P1 प्लस एंगल P2। नहीं तो आप इसी के हिसाब से, हमने कैसे बताया था, जैसे कोई कोण हो तो आप कैसे उसे डिस्क्राइब करेंगे, तो यहाँ से हमने बताया था ए पी बी, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल फिर इधर से ले लो बी पी सी, एंगल बी पी सी इक्वल टू एंगल पी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इसी तरह से कितने भी सारे एंगल हो जाएं और आप आसानी से उसको समेसन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये रहा पूरी इमेज, अब इसमें एक लाइन ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई, तो इसमें कितने एंगल बन गए 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल। और ये मान लो O पॉइंट है तो एंगल O इक्वल टू हो जाएगा O1 O2 O3 और O4। तो एंगल O1 प्लस एंगल O2 प्लस एंगल O3 प्लस एंगल O4 ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको एंगल का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम यहाँ पर एक चीज़ और समझाते हैं। हमने माना कि जैसे कोई एंगल है, कौन सा, ये वाला, ये एंगल है, इसमें पॉइंट दे दिया हमने, कौन सा पॉइंट दे दिए, इस पॉइंट को दे दिया हमने A, इस पॉइंट को दे दिया B और इस पॉइंट को दे दिया C। हमारे पास ये पॉइंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूरे को यहाँ से एंगल A B C यही तो बोलेंगे इसको, या एंगल B बोलेंगे, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसे एंगल B भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और बड़े में इधर से A B C या C B A ये भी बोल सकते हैं। अब इसमें ये अगला क्वेश्चन है कि B C की परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे रंग से छायांकित कीजिए। मतलब अगर हम बी सी को परिसीमा मान लें, मतलब बाउंड्री मान लें, मतलब बी सी ये जो है ये पूरी लाइन है, इसको हमने मान लिया और ये एक सीमा, तो इसके उस भाग को बताओ जिस ओर बी ए स्थित है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बी सी के उस तरफ का भाग शेड करिए, शेड का मतलब है छायांकित कीजिए, यानी कि शेडिंग कीजिए जिस ओर बी ए है। तो आप देखिए बी सी हमारी ये हो गई, बी सी पूरी रो ये हो गई, और हमारा ए बी किधर है, ये है। तो इस ओर का हम ऐसे करके इसे हम शेड कर सकते हैं। यहीं अगर अगली इमेज में हमें पूछा जाता कि ए बी और सी, इसमें कहते हैं अगर ये कि बी ए को परिसीमा मान लीजिए और इसको मतलब परिसीमा मान लीजिए और बी सी की तरफ के भाग को क्या करें, छायांकित कीजिए, तो ये हमारा क्षेत्र पूरा शेड हो जाता। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक इमेज है, मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये इस तरह से दी और इस तरह से दी, एक इमेज हमने दी, और इसमें क्या है, हमने इनको नाम दे दिया। जो ये वर्टेक्स हैं यानी कि ये शीर्ष हैं जो इस इमेज के, इनको नाम दे दिया। हमने दे दिया ए बी और सी और डी। इसमें हमें ये बताना है इस इमेज में कि कौन कौन से कोण हैं और क्या इनके नाम हैं। तो बहुत ही आसान है, जहाँ भी शीर्ष हैं वो सारे कोण हैं। जैसे ये, इसे हम लिखेंगे एंगल डी, ये एंगल सी, और ये क्या होगा एंगल बी, और ये एंगल ए, ये है। या और इनको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो इसको लिखना है तो हम क्या करें, इधर से चलें, एंगल ए डी सी, जो कोण वाला है जिसे कोण कहेंगे या एंगल कहेंगे, वो शब्द कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। अब एंगल ए डी सी लिख गया, अब लिखना है सी, तो एंगल डी सी बी। अगला लिखना एंगल
सी बी डी, अगला लिखना एंगल बी ए डी, अगला लिखना एंगल ए डी सी। वापस यहीं पर पहुंच गए। तो कितने को एंगल हमें मिले? 4 एंगल मिले। वन एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने आपके सामने एक इमेज और रखी है एंगल से संबंधित। ये इमेज है, ये ओरिजिन पॉइंट है और इसमें ये है। इसमें आपको बताना है तो एंगल डी ओ ई जो है उसके अभ्यंतर का मतलब है इंटीरियर, अंदर, इंटीरियर में कौन कौन स्थित है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डी ओ ई एंगल कहाँ है। तो पढ़ना शुरू कर दो। डी पॉइंट ये रहा, डी यहाँ से यहाँ आ गए और डी से किधर आए? ओ, तो हम ओ पे आ गए, ये हो गया। और ई, ये ई यहाँ पर है तो हम ये हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ? ये जो क्षेत्र निकल गया है डी ओ ई, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। और पूछ रहा है इसके अंदर कौन सा पॉइंट है। तो इसका आंसर है, हमारा आंसर है ए। क्यों? क्योंकि अगर डी ओ ई के तो बी जो है वो तो इसी लाइन पर ही है, तो इसलिए अंदर कौन है? ये वाला पॉइंट, अभ्यंतर। तो ये आंसर हो गया। इसी में अगला है एंगल ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। बहिर्भाग मतलब वही का मतलब है बाहर का भाग। इंग्लिश में बच्चों के लिए बता रहे एक्सटीरियर, बाहर का हिस्सा। तो अब इसमें बोल रहा है एंगल ई ओ एफ के बाहर कौन है। तो आंसर होगा इसमें एंगल ई ओ एफ। पहले चेक करो कहाँ है। ई हमारा ये रहा, ओ ये रहा, एफ ये रहा। तो हमारा मतलब ई ओ एफ ये है। इसके बाहर कौन सा पॉइंट है? तो इसके बाहर जो पॉइंट है वो है सी। ये देखो, आपको दिख रहा है बाहर, इस ओर। अगला है इसी में एंगल ई ओ एफ पर स्थित है, मतलब इसी पर है, न बाहर है न अंदर है, इसी पर स्थित है एंगल ई ओ एफ पर। तो पहले देखो ई कहाँ? ई ये रहा, ओ ये रहा, एफ ये रहा। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ई ओ एफ, उल्टा बता दिया मैंने। ई इधर से, ओ और ये एफ। तो इस पर कौन स्थित है? ये पॉइंट जो बी पॉइंट है ये इस पर स्थित है। इसका आंसर हो गया बी पॉइंट। ओके, उम्मीद है आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया समझ में आया होगा। जल्दी हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम आपको त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इस तरह के और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।